प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा अष्टम सामाजिक विषय के अंतर्गत पार्ट 2 में दूसरे टॉपिक जिसका नाम है मराठों से लड़ाई, इसकी चर्चा करेंगे कि अंग्रेजों ने मैसूर युद्ध जीतने के बाद, मैसूर युद्ध का मतलब कि टीपू सुल्तान से युद्ध जीतने के बाद वो मराठों से भी लड़ाई के लिए आतुर हुए। 18वीं शताब्दी एक ऐसी शताब्दी थी या उसके आखिर में कंपनी ने मराठों को भी अपने काबू में करने के लिए और उसके राज्य को खत्म करने के बारे में सोचने लगे। 1761 में पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी, यानी इसमें आता है पानीपत की तीसरी लड़ाई, 1761 में पानीपत तीसरी लड़ाई में, पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली में देश का शासन चलाने का मराठों का जो सपना था वो चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की जो बागडोर थी उसमें सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले से अलग अलग राजवंशों के हाथों में दे दी गई। सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक राज्य मंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं शताब्दी के आखिर में दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे उस समय। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष जीत नहीं पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 में लड़ी गई। कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। संभवतः 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज और मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया और पेशवा को पुणे से हटा करके कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब बिंद के दक्षिण में स्थित पुणे पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। इतना समझ गया। अब आता है सर्वोच्चता। सर्वोच्चता का दावा। जो विवरण हम पढ़े हैं, इन विवरणों से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति, यानी उसकी जो नीति थी अब आक्रामक हो चुकी थी और उस पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल था भारत का, के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत हुई। किसके नेतृत्व में? वॉरेन हेस्टिंग्स के नेतृत्व में एक नई नीति की शुरुआत हुई, जिसको हम कहते हैं सर्वोच्चता की नीति। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए भारतीय राज्यों से ऊपर है और अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय राष्ट्रों का अधिग्रहण करने और उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। और इस सोच के बाद भी अंग्रेजों की नीतियों में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया और नीतियां अपने आप चलती रही। ठीक, इसके बाद आता है विलय की नीति। विलय की नीति क्या है कि अधिग्रहण की जो आखिरी नीति थी वह 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डालहौजी के समय था। यानी विलय की नीति की जो शुरुआत किया था, विलय नीति का, लॉर्ड डालहौजी, इसकी शुरुआत हुई थी 1848 से लेकर के 1848 से लेकर के 56 तक इनके शासनकाल में चली और लॉर्ड डालहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया जाता है। सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसको कोई पुरुष रियासत नहीं है तो उसकी रियासत को हड़प लिया जाता था। यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा वो जो भूभाग था कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाती थी। इस सिद्धांत के अनुसार एक के बाद कई रियासतें जो है सम्मिलित हुई। सबसे पहले सतारा, फिर संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी और अंग्रेजों के हाथ में चली गई।
आखिरकार 1856 में अंग्रेज कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस प्रकार से विलय नीति का क्रियान्वयन लॉर्ड डाल्हौजी के काल में हुआ। अब इसके प्रश्नोत्तर को हम सभी करेंगे और अपनी फेयर कॉपी में इसको आप सभी लोग लिखेंगे पार्ट 2 के प्रश्नोत्तर।